हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लासेस पे। जो भी स्टूडेंट्स हम लोगों से पहले कनेक्टेड हैं, यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडीज़ या फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी स्टडीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से की है या हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से की है, तो वो स्टूडेंट तो जानते ही हैं बेहतर तरीके से हमको। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत वेलकम 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 वेलकम। तो आज की क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर। बहुत 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 क्लासेस में मैंने बोल दिया कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के बैच को। और उस बैच में हम सबसे पहले जो डिस्कस या आज की क्लास के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नहीं है, अप्लाइड न्यूट्रिशन है। जी हाँ, एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले या प्रॉपर टॉपिक पे जाने से पहले एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों को डील करने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों का नर्सिंग फाउंडेशन का पार्ट 2, और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है आपका हेल्थ इंफॉर्मेटिक सिस्टम HNIT। बेसिकली जो थर्ड सब्जेक्ट है वो तो आप लोगों का क्या हो गया कि यानी कि जो HNIT जो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ इंफॉर्मेटिक सिस्टम, उस सब्जेक्ट के अंदर तो आप लोग जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, हॉस्पिटल का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी अगर नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2 की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका पार्ट 1 यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन का हम लोगों का पार्ट 1 जो है आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और नर्सिंग फाउंडेशन का जो पार्ट 2 है आप लोगों के अभी सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, वो आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के अंदर होता है। दोनों पेपर्स की यदि हम लोग बात करें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लगभग इनके अंदर 15 और 14 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 29 टू 30 यूनिट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये तो हो गई फाउंडेशन की बात। और अभी जो हम लोग सब्जेक्ट डील करेंगे आज से अपनी क्लास के अंदर, जो कि है आप लोगों का अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। तो मैं एक साथ अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड बायो केमिस्ट्री लिख देता हूँ। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, इसका भी 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर एट द एंड आपको देखने को मिलेगा। 75 में से जो न्यूट्रिशन है वो आपका 50 मार्क्स का आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। यानी कि एग्जाम के अंदर 50 मार्क्स का जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से आएंगे, और बाकी का जो आपका बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उससे आपके ऑलमोस्ट 25 जो रिमेनिंग मार्क्स है उसमें से आएंगे। तो इन दोनों को यदि हम लोग कैलकुलेट कर देंगे मेरे बच्चों, मेरे बाल को, तो आप लोगों का 75 मैक्सिमम मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और नर्सिंग फाउंडेशन की बात करें तो 75 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का आप लोगों का यहाँ पे आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग स्टडी करते हुए चलेंगे। आज की क्लास से हम लोग अपने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की पहली यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर फोकस, प्रॉपर पूरा कंसंट्रेशन यही रखें। और अभी तो क्या है कि सारी क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, आर नर्सिंग क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर भी आप लोगों को जो है क्लासेस देखने को मिलेगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने या जो नए स्टूडेंट्स जो अभी तक ये नहीं जानते, तो उनको मैं ये सूचना दे देता हूँ कि बेटा आप लोग प्ले स्टोर पे जाएं, और प्ले स्टोर पे जाके आर नर्सिंग क्लासेस यदि आप लोग लिखेंगे तो वहाँ से आपको प्रॉपर अपने ही इंस्टीट्यूट का, अपने ही कोचिंग का आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना है, करना कुछ नहीं है। वहाँ से आप लोगों को क्लासेस जो है प्रॉपर वहाँ पे देखनी है। प्रॉपर जो भी अपडेट है आपके सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे तो पता लग ही जाएगा, और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन से ही पता लग जाएगा। और इस बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का जो बैच का जो फीस या एक तरीके से पेड कोर्स रहने वाला है, और इसका जो फीस है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही न्यूनतम रखा गया है, जिसको आप सभी स्टूडेंट्स इजीली अफोर्ड कर सके। तो फीस क्या रहने वाली है वो मैं खुद अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। चुपचाप वहाँ पे जाना, एप्लीकेशन के ऊपर वहाँ से जाके रजिस्टर करके पेड कोर्स को परचेज करके अपने सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को भी स्टार्ट करना। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हुए, उन्होंने बाकायदा पूरा पेड कोर्स परचेज किया। काफ़ी क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे तो पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा ये जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की रिमेनिंग जितनी भी क्लासेस होंगी वो भी देखने को मिलेगी। सो मस्ट रजिस्टर इन आर नर्सिंग क्लासेस एप्लीकेशन
और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो आपको वहाँ से अपने एप्लीकेशन का लिंक और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ से आपको वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को समय-समय पे उचित सूचना मिलती रहे और आप जो है अपनी स्टडीज़ को रेगुलर बेसिस पे करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में मेरे बच्चों, मैंने बोला कि सबसे पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि भैया जब भी हम लोग कोई नया सब्जेक्ट डील करते हैं और उसकी जो पहली यूनिट होती है वो उसकी फाउंडेशन यूनिट होती है, यानी कि एक तरीके से कहें कि उसकी बेसिक यूनिट होती है, उसकी इंट्रोडक्शन यूनिट होती है, जिसमें कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको सुपरफिशियली सब कुछ बताया गया होता है। तो पहली यूनिट है आप लोगों के इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है मेरे बच्चों? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। और यूनिट तो पहली है और इस यूनिट का भी अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस, देखिए सिलेबस से कम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस के बराबर या सिलेबस से ज़्यादा ही हम लोग यहाँ पे अपनी क्लासेस के अंदर डील करेंगे। पहला टॉपिक आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो यानी कि बताया गया है कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, एग्जैक्टली हेल्थ किसे कहते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, आई नो दैट। जिनको नहीं मालूम आज पता लग जाएगी। और न्यूट्रिशन का अपनी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नया सब्जेक्ट है, नया सेमिस्टर है, नया यूनिट है, नया वर्ड है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो द वर्ड न्यूट्रिशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन वो एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड न्यूट्रियो या न्यूट्रियस से मिलके जो है बना हुआ है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है टू नरिश और टू फीड। यानी कि न्यूट्रिशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज वर्ड, एक एमसीक्यू यहाँ आप लोगों का बन गया, न्यूट्रियस से मिलकर बना हुआ है, उसका मतलब था टू फीड, यानी कि कुछ भी आहार या कुछ भी खाना जो है इनटेक करना, फूड इनटेक करना। टू नरिश यानी कि कोई भी पोषक तत्व या कोई भी पोषक जो खान पीन है उसको हम लोग अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, जिससे कि हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे तो न्यूट्रिशन मीन्स नरिशिंग द बॉडी बाय ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को एक गुड जो है क्वालिटी ऑफ फूड आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे कि आपकी बॉडी की जो है प्रॉपर जो है हेल्थ मेंटेन रहे, आपकी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भैया राइट काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करना। राइट काइंड ऑफ फूड का मतलब होता है हेल्दी फूड, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की लेवल अच्छा खासा होता है। ये नहीं कि चाउमीन मोमोज बर्गर खा लिए और वही आप लोगों का राइट काइंड ऑफ फूड हो गया, वो राइट काइंड ऑफ फूड नहीं है। हेल्दी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके का हम लोगों को अपना जो है डाइट पैटर्न रखना है और उसी को यहाँ पे राइट काइंड ऑफ फूड कहा गया है। न्यूट्रिशन में एक बात कही और जाती है कि स्टडी ऑफ फूड इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि फूड की स्टडी करना वो भी न्यूट्रिशन कहलाता है। एक इसके अलावा मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, साथ ही साथ कि हमारी बॉडी न्यूट्रिशन या हमारी बॉडी जो फूड के लिए किस तरीके से रिएक्शन करती है, यानी कि अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेशन, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन ही कहते हैं। आगे डेफिनेशंस के अंदर हम इसको और गहराई से समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे मैंने बात करी कि भैया फूड यानी कि अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड हम लोगों को कंज्यूम करना है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब फूड किसे कहते हैं? फूड इज़ एनी सब्सटेंस दैट वी कैन ईट और ड्रिंक। फूड का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपोनेंट जिसको हम लोग खा सके, जिसको हम लोग पी सके। ऐसा तो है नहीं ना कि भैया आप प्लास्टिक को खाने लग जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप जो है लकड़ी या जो वुडन होता है उसको खाने लग जाओगे या लोहे को खाने लग जाओगे। तो फूड क्या हो गया? कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हम लोग ईट कर सकें, ड्रिंक कर सके और जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिसके अंदर कुछ पोषक तत्व मौजूद हो जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एनर्जी के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं राइट क्वालिटी ऑफ फूड यदि हम लोग इनटेक करेंगे या हाई न्यूट्रिशियस फूड यदि हम लोग इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी भी तो उसी तरीके से ही मतलब एक्ट करेगी ना। यानी कि कुल मिला के बात, अच्छा खाना अच्छी हेल्थ, बेकार खाना बेकार हेल्थ, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया था, आप लोगों ने देखा हो तो ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट कराया, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे यूजफुल यानी कि काम में आने वाले यानी उपयोग में आने वाले ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं विच कैन डाइजेस्ट बाय द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, दैट हेल्प द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अब जैसे कि मैंने अभी जस्ट ऊपर वाली लाइन में कहा कि भैया
फूड यानी कि जो खाने की चीज़ें वही तो खाएंगे ना, दाल खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, और अच्छा अच्छा जो भी राइट फूड है वो हम लोग इनटेक करेंगे। लकड़ी, लोहा, मिट्टी, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, और साथ ही साथ इनमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं होता, ऐसा पोषक तत्व नहीं होता जो कि हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, जो कि हमारी बॉडी को फर्दर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हो। बिल्कुल भी ऐसा इनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता, इसीलिए हम लोग फूड इनटेक करते हैं। आगे हम लोग एक बार देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे मेरे बच्चों। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि भाई हम खाना खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, हम लोग जूस पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं। कुछ रिलीजन और कुछ कास्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोग जो हैं मतलब नॉन वेज भी प्रेफर करते हैं, तो कुछ भी है ना। तो उसके थ्रू हमको क्या मिल रहा है? उसके थ्रू हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये सभी जो क्या हो गए आपके अपने बॉडी के लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो कि इंसानी शरीर को ज़रूरत होती है फॉर फर्दर फंक्शनिंग, फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। थोड़ा सा गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप लोगों को ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये यूनिट 2 के अंदर देखने को मिलेगा, इसी सब्जेक्ट के। और ये जो प्रोटीन है आगे की 3rd यूनिट में, फिर फैट ये भी आपको आगे यूनिट में देखने को मिलेगा, विटामिन्स भी यूनिट्स में देखने को मिलेगा, मिनरल्स भी यूनिट को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी क्या हो गए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि बॉडी के लिए असेंशियल है, रिक्वायर्ड है। इनके ऊपर हम लोग डेप्थ में बात करेंगे आगे जब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। मैं तो लूँगा ही, आप लोग भी लेंगे। आप लोग भी जब लें और अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशनल लगे, यूज़फुल लगे, तो साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी क्लासेस को शेयर करें, एप्लीकेशन को भी शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि एक अच्छा कंटेंट जो हमारे थ्रू हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो उन तक भी पहुंच सके। और बाकी का पढ़ना मायने रखता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुझसे पढ़ें, आप अपने कॉलेज के टीचर से भी पढ़ें, आप अपने लेवल पे पढ़ें, आप अदर जितने भी रिसोर्सेज है वहाँ से पढ़ें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो रेगुलर स्टडीज़ रखते हुए चलें, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं सभी के सभी आप लोगों के न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हो गए। इसमें से आगे यदि हम लोग देखेंगे तो वैसे आगे आ जाएगा, लेकिन मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये जो होते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड्स होते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इंसान के शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर फंक्शनिंग। क्या? फॉर फंक्शनिंग। अभी मैं सिर्फ ये लाइन इतनी ही बोलूँगा, रेगुलर क्लास लोगे तो आगे समझ में आएगा कि मैं इस लाइन को आगे कोरिलेट करूँगा, ठीक है? ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग अब शुरू करेंगे डेफिनेशन से कि भैया एग्जैक्टली न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। सुना हुआ तो शब्द है, ऐसी बात नहीं है कि जीवन में पहली बार हम इस शब्द को सुन रहे हैं। हेल्थ तो हमने सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, डेफिनेशन भी पढ़ ली फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फाउंडेशन सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग ज़रा सी यदि बात करें डेफिनेशन के रूप में, तो पहले एक जनरल डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। न्यूट्रिशन इज़ द साइंस। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रकार की साइंस है, विज्ञान है, दैट डील विद द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, जो कि डील करती है, जिसका सीधा संबंध, जिसका सीधा रिलेशनशिप किसके साथ होता है? फूड के साथ। फूड के साथ क्या रिलेशनशिप होता है कि किस तरीके का फूड हम लोगों को कंज्यूम करना चाहिए और उस फूड के अंदर कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो इसीलिए उसका जो न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है या साइंस है वो डील करती है फूड के साथ, और साथ ही साथ उसका क्या रिलेशनशिप है इंसान की हेल्थ के साथ। अच्छा न्यूट्रिशन अच्छी हेल्थ, बेकार न्यूट्रिशन या लैक ऑफ न्यूट्रिशन बेकार हेल्थ। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इट इंक्लूड, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं? डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, मेटाबॉलिज्म की एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। यानी कि जो भी फूड इनटेक हम लोग करते हैं वो हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, यानी कि डाइजेशन। दूसरा, जब वो फूड इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो वहाँ से वो अब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे से माइक्रोविलाई होते हैं, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? उस खाने से जो भी ज़रूरी पोषक तत्व है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको एक तरीके से अपने पास लेके और आगे भेज देते हैं किसके पास? लिवर के पास। और लिवर क्या करता है? उस सभी न्यूट्रिएंट्स को मेटाबलाइज करने का काम करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी के रूप में, और उस एनर्जी को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे एंटायर बॉडी के अंदर या सभी ऑर्गन्स के पास। क्यों? क्योंकि भैया अपने बॉडी को
फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? जो खाया है, खाया हुआ पेट में गया, पेट से जो है इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से फिर उसके ज़रूरी पोषक तत्व लीवर में गए और लीवर के बाद भी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए एनर्जी के रूप में। और यदि स्टोर करना है तो बॉडी स्टोर भी करके रखती है। और साथ ही साथ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यही लाइन जो मैंने अभी कही, और साथ ही साथ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाय द हेल्प ऑफ स्टूल या बाय द हेल्प ऑफ यूरिन वो अपनी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म सभी जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दी है? न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी फूड हम इनटेक करते हैं, कंसिडर इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड्स। और साथ ही साथ हमारी बॉडी की डाइटरी नीड्स कितनी है। एक बच्चा होता है, नवजात शिशु, एक चिल्ड्रन एज है, एक अडोलेसेंट एज है, एक अडल्टहुड एज है, एक लेट अडल्टहुड एज है। तो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर एक व्यक्ति की डाइटरी नीड्स यानी कि डाइट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब बच्चे को तो आप कोई 50 साल के व्यक्ति के बराबर का खाना थोड़ा ना खिला दोगे, और कोई 25 साल के व्यक्ति को आप छोटे से नवजात शिशु के बराबर का खाना थोड़ा ना खिला दोगे। सबकी अपनी अपनी डाइटरी नीड्स होती है। तो उसी के तहत ही, न्यूट्रिशन के तहत ही हम लोग ये भी देखते हैं कि एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की डाइटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना कैलोरीज उसको रिक्वायर्ड है। 2200 कैलोरीज है, 1800 है, 2500 है। लैक्टेटिंग मदर का कितना है, प्रेग्नेंट वुमेन को कितना न्यूट्रिशन या कितना कैलोरीज ऑफ डाइट रिक्वायर्ड होता है पर डे के बेसिस पे, एंड एवरीथिंग। तो ये पहली आप लोगों ने डील करी, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जो कि आप सभी ने पढ़ा हुआ है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई डेफिनेशन, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप पे, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, और ऐसा हम नहीं कहेंगे कि उसको कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी ना होती हो। छोटी मोटी इलनेस या बीमारी हम लोगों को आमतौर पे होती रहती है। ये नहीं कि बिल्कुल मैं भैया कभी बीमारी नहीं हुआ बचपन से लेके आज तक, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है उसी को ही हम लोग हेल्थ कहते हैं। अब इसमें देखो न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है, यहाँ थोड़ी सी आप लोग ये बात समझे। जब भी हम लोग हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये 3 पोल पढ़ते हैं, 3 पोल पढ़ते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं हम लोग, सोशल हेल्थ। अब मान लीजिए यदि हमारा न्यूट्रिशन बेहतर है तो कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट तो ये सभी क्या है, आपस में कोरिलेटेड है। सभी क्या है, आपस में कोरिलेटेड है, सभी के सभी। अगर फिजिकल हेल्थ फिट है हमारी तो कहीं ना कहीं मेंटली भी हम फिट हैं, सोशली भी फिट है। या मेंटल हेल्थ फिट है तो सोशली भी धीरे धीरे फिट हो जाएंगे, फिजिकली फिट हो जाएंगे। इनमें से अगर एक भी डगमगाया, मान लीजिए आप किसी भी इंडिविजुअल का जो न्यूट्रिशन पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, हेल्दी फूड इनटेक नहीं कर रहा, हेल्दी फूड कंज्यूम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी। फिजिकल हेल्थ खराब होगी तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगी। और आपके साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि भैया सोशल और सामाजिक जो व्यक्ति के स्वास्थ्य है वो भी, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, ये तो कुछ और ही बन गया, नहीं खैर ट्रायंगल है तो है ना कहीं क्या हो गया, वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। उसी को ही हम लोग हेल्थ की डेफिनेशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सिलेबस से इधर नहीं, सिलेबस से उधर नहीं, जो भी है पर्याप्त है। और आप लोगों की बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी आप लोगों के लिए इतना भी के लिए सफिशिएंट है। माल न्यूट्रिशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो माल न्यूट्रिशन में देखो, न्यूट्रिशन तो जस्ट अभी हम लोगों ने डील कर लिया। क्या डील करा अभी हम लोगों ने? न्यूट्रिशन डील करा। लेकिन माल किसे कहते हैं भैया? माल न्यूट्रिशन में माल का मतलब होता है एक तरीके से, देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, डेफिशिएंसी और साथ ही साथ इम्बैलेंस। यानी कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का या न्यूट्रिशन का जो लेवल है बॉडी के अंदर, इम्बैलेंस हो जाना। एक हेल्दी इंडिविजुअल है, सपोज दैट बढ़िया खा पी रहा है, बढ़िया हेल्दी है, डेली उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन अब माल न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं खा पी रहा, पतला दुबला सा होता रहा है, बिल्कुल उसको जो अपने हाइट और अपने एज के अकॉर्डिंग जो वेट चाहिए होता है उतना नहीं है, उतना वो हेल्दी फिजिकली फिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। तो क्या हो गया? माल न्यूट्रिशन हो गया। दूसरी तरफ लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट है और अच्छी खासी है, लेकिन वो उससे ज़्यादा खा रहा है। यानी कि अगर डेली की उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको 6 चपाती खानी है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, और वो खा रहा है 8 चपाती, 10 चपाती, 15 चपाती, 11 चपाती, तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी इंक्रीज हो रही है। अच्छा देखो, जेन्युइनली अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, बॉडी की
इंक्रीज हो रही है तब तो अच्छा है, लेकिन अननेसेसरी ओवर ईटिंग कर रहा है, फूड ईटिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, व्यक्ति ओबेस हो जाएगा और उसका बीएमआई जो होता है 25 से 30 के बीच में आ जाएगा, तो वो ओबेस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और अगर 30 से भी ऊपर बीएमआई जाएगा तो ओबेसिटी वो एक तरीके से हो जाएगी, है ना, प्रॉपर ओबेसिटी का केस वो हो जाएगा। ओवर न्यूट्रिशन कहेंगे एग्जैक्टली अगर 25 से 30 के बीच का अगर बीएमआई अगर व्यक्ति का रहता है तो। अब तुम लोग सोचे होगे कि सर ये नई खिचड़ी कौन सी पका दी आप लोगों आपने बीच में बीएमआई की। तो देखो हम लोग जब किससे डिसाइड करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है माल नरिश्ड है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के माध्यम से यदि हम लोग डेफिनेशन देखें, माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू द, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी हो जाना यानी कि कमी हो जाना, या एक्सेसिस हो जाना या इम्बैलेंस हो जाना इन पर्सन, व्यक्ति के इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में, व्यक्ति के फूड इनटेक में कमी हो जाना या ज़्यादा हो जाना, या एक तरीके से उसका जो भी डाइट पैटर्न है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव हो जाना। अच्छा थोड़ा बहुत बदलाव होए तो समझ में भी आए, जैसे कि मैं भी आप लोगों को कह रहा था। एक मिनट रुको, हाँ अब चलते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के माल न्यूट्रिशन। दूसरी डेफिनेशन यदि हम लोग देखें, माल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डाइट विच न्यूट्रिएंट्स आर आइदर नॉट इनफ और टू मच। देखो दो पॉइंट लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है नॉट इनफ यानी कि जितना उसकी बॉडी को डाइट रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उतना वो गेन नहीं कर रहा या वो इनटेक नहीं कर रहा, ठीक है, या वो उससे ज़्यादा इनटेक कर रहा है यानी कि टू मच इनटेक कर रहा है। उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है डेली की 4 चपाती की, लेकिन वो खा आधी रहा है या एक खा रहा है। और अगर उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है किसी व्यक्ति की 4 चपाती की, वही सेम बात, लेकिन वो खा 8 रहा है, 15 रहा है, 11 रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वो एक्सेसिवली इनटेक कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ना खाने की वजह से भी उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और खाने की वजह, ज़्यादा खाने की वजह से भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए हर लाइफ की स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की होती है, उतना ही हम लोगों को कैलोरीज इनटेक करना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई हेल्दी अडल्ट है, कोई नौजवान बढ़िया आपकी उम्र का कोई है व्यक्ति, तो लगभग 2200-2400 के आसपास किलो कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती है। अब 2200 या 2400 किलो कैलोरीज से ज़्यादा आप लोग न्यूट्रिशन जो है कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, ओवर नरिश्ड हो गए, कम कर रहे हो अंडर नरिश्ड हो गए। ओवर नरिश्ड और अंडर नरिश्ड ही इसके दो टाइप होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अंडर नरिश्ड यानी कि रिक्वायरमेंट से कम खाना, ओवर नरिश्ड बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इनटेक करना, तो उसे हम लोग ये कहते हैं। अच्छा डिसाइड कैसे करेंगे, तो भैया हम क्या करते हैं, बाल को हम लेते हैं, करते हैं व्यक्ति का बीएमआई, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। अब बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स निकालने का आपका एक फॉर्मूला होता है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में एक व्यक्ति का बीएमआई हम लोगों को मिल जाता है, और उस बीएमआई के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं अंडर नरिश्ड या ओवर नरिश्ड। अब इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं तीन आप लोगों को कैटेगरी देखने को मिलेगी। अगर कि व्यक्ति का 18.5 से लेके 18.5 से लेके 24.5 यदि बीएमआई आता है तो यानी कि वो नॉर्मल है, सही खा पी रहा है, बढ़िया नॉर्मल, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए 25 से समथिंग 24.5 से लेके 30 के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आप लोगों के ओवर नरिश्ड। क्या कहलाएगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 25 से 30 का बीएमआई तो ओवर नरिश्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओवर नरिश्ड, ओवर न्यूट्रिशन या ओवर नरिश्ड कहलाएगा व्यक्ति, समझ रहे हो। और यदि 18 से कम है भैया, लेस देन 18, लेस देन 18.5, तो वो क्या कहलाएगा, अंडर नरिश्ड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है भैया अंडर न्यूट्रिशन। मैं लिख देता हूँ लेस 18.5 बीएमआई। ओके, अब यदि 30 से ज़्यादा बीएमआई है तो ओबेसिटी का केस हो गया। मोर देन 30, इंक्रीज देन 30 इज कॉल्ड ओबेसिटी।
तो अब आप लोग भी अपना अपना बीएमआई निकाल ले, हाइट इन केजी, सॉरी वेट इन केजी, हाइट इन अपॉन में हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब अपना अपना वेट निकाल लें, पता कर लें। हाइट तो आप लोगों को अपनी मालूम ही होगी कि आपकी क्या हाइट है, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें। गूगल इसमें आपका साथ देगा, प्रॉपर आराम से उसको समझें और अपना अपना ये देखें कि आप लोग अंडर नरिश्ड हैं या ओवर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड हो तो खाना पीना चालू कर दो, ओवर नरिश्ड हो तो थोड़ा सा कम खाना चालू करो और साथ ही साथ हेल्दी डाइट जो है इंक्लूड करो अपनी डाइट के अंदर। तो यहाँ से हम लोग पता लगाएंगे कि कोई भी व्यक्ति माल न्यूट्रिशन या माल नरिश्ड है या नहीं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, जो कि मैंने अभी बोला कि भैया अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन को समझाया गया है यहाँ पे आप लोगों के पास में कि भैया अकॉर्डिंग टू WHO देखें, अंडर न्यूट्रिशन इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट अकर व्हेन बॉडी, जब वो अकर होता है जब बॉडी डज नॉट रिसीव इनफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ और ग्रोथ। जो कि जस्ट अभी मैंने समझाया, जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा कि हम प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन रख सके, प्रॉपर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी का हो सके। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है। अभी जस्ट 2 स्लाइड पहले हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, देखा था कि नहीं देखा था। तो उन्हीं की तो डेफिशिएंसी हो रही बेसिकली, विटामिन की डेफिशिएंसी, लो बॉडी वेट, स्टंट ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के ये आपके एग्जाम्पल है अंडर न्यूट्रिशन के। अफेक्ट्स क्या होंगे इसके, अफेक्ट आपको देखने मिलेगा कि व्यक्ति जो है बहुत ही थका हुआ महसूस करेगा, वीकनेस, पुअर ग्रोथ, जो उसका प्रॉपर उसकी एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि नहीं होगा। लो इम्यूनिटी रहेगी क्योंकि अंडर नरिश्ड है, प्रॉपर वो फूड इनटेक नहीं कर रहा, हेल्दी फूड इनटेक नहीं कर रहा, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उसका इम्यूनिटी भी डाउन हो जाएगा। इम्यूनिटी डाउन होगा तो काफ़ी जो भी छोटी बड़ी बीमारियां हैं उसको होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगला है फैटिक, थका हुआ महसूस करेगा, कमज़ोर महसूस, थका हुआ महसूस, इस तरीके का वो जो है कुछ उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स मौजूद हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अंडर न्यूट्रिशन आप लोगों के। नेक्स्ट ओवर न्यूट्रिशन समझाया हुआ है इसी तरीके से। ओवर न्यूट्रिशन क्या है मेरे बच्चों, ओवर न्यूट्रिशन इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन भी एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन का ही फॉर्म है। that occurs when the body receive excessive nutrition calories beyond its needs। डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, यानी कि बॉडी को जब एक्सेसिव अमाउंट में यदि किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स या फूड या एनर्जी यदि मिल रहा है जिसकी बियॉन्ड इट्स नीड, जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी नीड से बियॉन्ड है, नीड से ज़्यादा है। एग्जाम्पल जैसे कि एक्सेसिव इनटेक फैट इनटेक, एक्सेसिव शुगर इनटेक, एक्सेसिव कैलोरीज इनटेक, यानी कि व्यक्ति जो भी खा रहा है, चाहे से चाउमीन खा रहा है, मोमोज खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, फ्राइड मोमोज खा रहा है, डीप फ्राइड मोमोज खा रहा है, मुंह में पानी आ गया है, मेरे भी आ गए इनफैक्ट। तो कहीं न कहीं इस तरीके के यदि हम लोग फूड खा रहे हैं या अपना मान लीजिए चपाती या अपना घर का फूड भी हम एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आप लोगों के ये एग्ज़ाम्पल हो जाएगा कि भैया धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, बॉडी का जो ये कर्व क्षेत्र एरिया है ना, वो बढ़ता चला जाएगा, पेट बाहर आने लग जाएगा, बॉडी शेप खराब हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे। और कुछ सिम्पटम जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ओबेसिटी, मोटापा घेर लेगा भैया बालक को, क्या घेर लेगा, मोटापा घेर लेगा, डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाएगी, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां व्यक्ति को होने की संभावनाएं हो जाती हैं ओवर न्यूट्रिशन के अंदर। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट यदि जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, यानी कि न्यूट्रिशन का रोल क्या है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि न्यूट्रिशन किस तरीके से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, इनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं, वो हमने बात कही। तो वही यहाँ पे आपके अगले टॉपिक के अंदर है कि एग्जैक्टली जो भी ये न्यूट्रिशन हम लोग गेन करते हैं या इनटेक करते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं, देखो मैं चाहे से न्यूट्रिशन इनटेक बोलूँ, फूड इनटेक बोलूँ, फूड कंजप्शन बोलूँ, फूड ईटिंग बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, लगभग क्या एक ही बात है ना। तो भैया न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या है हेल्थ के लिए, सीधी सी कहानी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जितना बेहतर न्यूट्रिशन होगा उतनी बेहतर हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। हम लोग देखते हैं ना एक नवजात शिशु को, एक बालक को, जब धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है तो पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके घर के जो भी व्यक्ति होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया फूड जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वाली जो स्टेज होती है बहुत ही ग्रोइंग स्टेज होती है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। साइकोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 4 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि भैया लाइफ की जितनी
भी स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति के अंदर किस किस प्रकार के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। तो भैया वो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जो वृद्धि और विकास होता है मेरे बालकों, उसके लिए एक अच्छा आहार, एक अच्छा न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ। अच्छा न्यूट्रिशन यदि रहेगा तो नॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी बॉडी की, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए भी ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए भी, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो वाली स्टेज रैपिड जो होती है, ग्रोइंग स्टेज होती है, उस दौरान बच्चे के हाइट के अंदर, वेट के अंदर, बॉडी के अंदर और काफ़ी सारे जो इंटरनल चेंजेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। एडोलसेंट के अंदर भी, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जिस वक्त व्यक्ति के अंदर, या किसी गर्ल की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनार्की स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, मैच्योरिटी होती है धीरे धीरे। जो कोई बॉयज़ भी होगा वो भी मैच्योर होगा, वॉइस टोन, हेयर ग्रोथ वगैरह वगैरह, बॉडी मसल मास इंक्रीज होना, एवरीथिंग। तो इसलिए एडोलसेंट एज के अंदर भी ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा यदि रिक्वायरमेंट देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन को या लैक्टेटिंग मदर को भी अच्छा खासा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो अपने, अब वो उनको सिर्फ अपने खुद के लिए थोड़ी ना खाना है, उनके यूट्रस में, उनके गर्भाशय में जो एक बालक है, एक नन्ही सी जान है, एक नया जीवन है, उसके बेहतर डेवलपमेंट के लिए, उसके बेहतर ग्रोथ के लिए भी उनको अच्छा न्यूट्रिशन गेन करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला रोल क्या हो गया न्यूट्रिशन का, कि भैया अच्छे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा न्यूट्रिशन गेन करोगे तो अच्छे खासी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर रहेगी। तो एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज़। अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन गेन करते हैं या इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डेली हमारी बॉडी के अंदर अच्छा खासा एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है। कभी अगर हम लोग सुबह कुछ नाश्ता करके नहीं जाते और ऐसे बस कॉलेज पहुंच जाते हैं, बस बेंचों पे बैठ गए, हेड डाउन कर लिया, भैया नाश्ता करके जाएगा। और आपके टीचर्स भी आप लोगों को बोलते हैं, मैं भी आपको बोलता हूँ, सुबह सुबह कॉलेज जाएं, प्रॉपर मील, प्रॉपर ब्रेकफास्ट अपना करके जाएं, लंच स्किप ना करें, लंच भी आप लोग ज़रूर जो है इनटेक करें। आपका अपना इवनिंग स्नैक कुछ इनटेक करें, डिनर आप प्रॉपरली इनटेक करें, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है अपनी बॉडी को रनिंग करने के लिए। और स्टूडेंट जीवन के अंदर, विद्यार्थी जीवन के अंदर तो अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना। मैं तो एक आधा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन तुमको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इस दिमाग को चलने के लिए ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से आएगी? अच्छे खाने से, ठीक है। लाइक वर्किंग एंड स्टडिंग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्योंकि अगर देखो, अभी मैं आगे यूनिट आ जाएगी, मैं बताऊं तो ज़्यादा गहराई में, लेकिन अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यदि हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उससे 4 किलो कैलोरीज हम लोगों को मिलती है। और यदि हम लोग 1 ग्राम ऑफ फैट ही यदि इनटेक करते हैं तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है? लगभग 9 किलो कैलोरीज आप लोगों को मिलेगी। प्रोटीन भी होता है इसमें, प्रोटीन से भी वही, जैसे कार्बोहाइड्रेट की तरह 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन यदि हम लोगों ने इनटेक किया तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारी बॉडी को जो है क्या मिलेगा मेरे बच्चों? उससे भी हमारे बॉडी को जो है क्या मिलेगा? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है गेन होगी। और वो एनर्जी कहाँ यूज़ होगी? बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे बात करें, जो कि हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? डिजीज़ प्रिवेंशन की। घर वाले बोलते हैं बढ़िया रात में दूध पी के सोया कर, सुबह उठ के नाश्ता किया कर, बादाम खाया कर। क्यों खाया कर? इम्यूनिटी मजबूत रहती है, बढ़िया हेल्थ रहती है, सेहतमंद रहते हो, कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बीमारियां होंगी ही नहीं। क्योंकि जो इम्यूनिटी यदि कमज़ोर हुई तो कहीं ना कहीं छोटी से छोटी बीमारी भी तुम लोगों को घेर लेगी। और यदि आप लोग बुलंद हुए, मजबूत हुए, तंदुरुस्त हुए, खतरनाक हुए, तो बीमारी भी आपके पास आने से 10 बार सोचेगी, और आ भी गई तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है। तो गुड न्यूट्रिशन हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। अच्छा अगर न्यूट्रिशन यदि हम लोगों को मिलता है, व्यक्ति को मिलता है, तो उसकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने में उतना ज़्यादा उसके लिए सपोर्टिव रहती है, फाइटिंग जोन में रहती है एक तरीके से, और डिजीज से लड़ने में भी सहायता करती है। ए बैलेंस डाइट स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट्स हेल्थ। अगर कोई भी व्यक्ति बैलेंस डाइट इंटेक करता है तो उससे उसका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग रहती है और हेल्थ मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें बॉडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, न्यूट्रिशन हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू एंड मेंटेनिंग बॉडी सेल्स। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति वाकई में बीमार हो गया, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, इतने सारे मरीजों को देखते हैं, इतने सारे पेशेंटों को देखते हैं, किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है, और किसी को क्या बीमारी है। लेकिन जो भी डाइटिशियन वहाँ आते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ आते हैं, वो क्या करते हैं? वो उन सभी को उनकी
डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान दे के जाते हैं कि सर आपको ये खाना है, आपको ये खाना है और आपको ये खाना है। क्यों देते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अच्छा न्यूट्रिशियस फूड जो होता है वो क्या करता है, बॉडी को रिपेयर एंड मेंटेन करने का काम करता है। बॉडी के जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनको बेटर रिकवरी में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। प्रोटीन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी रिपेयर, और साथ ही साथ प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बॉडी को रिपेयर करने में, मसल्स को रिपेयर करने में, टिश्यूज़ को एक तरीके से रिपेयर करने में कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ एनर्जी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो बॉडी को फंक्शनिंग करने में भी हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये 4 आपके रोल्स हो गए न्यूट्रिशन के। आगे यदि हम लोग बात करें मेरे बच्चों, जो कि है स्ट्रॉन्ग बोन्स, क्या है, मजबूत हड्डियाँ बहुत ज़रूरी है। एंड टीथ, न्यूट्रिशन हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन, टीथ, कैल्शियम, विटामिन डी आर असेंशियल फॉर बोन हेल्थ। तो कहीं ना कहीं अच्छा न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर्ड है? जिससे कि हमारी मसल या जो हमारी बोन्स है, जो हमारी टीथ है, हमारा बॉडी का पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है वो एकदम स्ट्रांग रहे। और उसके लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है? विटामिन डी एंड कैल्शियम। यहाँ पे डबल पॉइंट कर देता हूँ, विटामिन डी एंड कैल्शियम। जब हम विटामिन की यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग विटामिन डी के बारे में और गहराई में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट सुपरफिशियल है, सब कुछ यहाँ बता देंगे, तो आगे की क्लासेस में क्या बताएंगे और फिर एप्लीकेशन पे क्या बताएंगे ना। इसीलिए क्लासेस समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है टॉपिक, अच्छा लग रहा है कंटेंट, भूलना मत क्या करना है, क्या करना है, शेयर करना है किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वापस आ जाइए। नेक्स्ट अपना क्या है? हेल्दी बॉडी वेट। क्या करना है भैया? हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन रखता है। इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ मैं कि मेरे बच्चों करना क्या है? एक अच्छा न्यूट्रिशन क्या करेगा? व्यक्ति को एक अच्छा वेट, एक उसकी हाइट, उसकी एज के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल वेट उसका होना चाहिए उसको वहाँ पे मेंटेन रखेगा। कम खाओगे अंडर नरिश्ड, ज़्यादा खाओगे ओवर नरिश्ड हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी वेट, इट प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। जस्ट अभी हम लोगों ने डील किया। तो इसी के साथ साथ हम लोग अगले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और अगला पॉइंट जो आपको कह रहा है चीख चीख के, जो कि है प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, सही तरीके से बॉडी फंक्शन ही जब करेगा कि जब आपका प्रॉपर डाइट पैटर्न होगा। तो न्यूट्रिशन हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन हेल्प करता है व्यक्ति की प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर, बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के अंदर, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन हो गया, हार्ट हो गया एंड ब्रेन हो गया। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, हार्ट और ब्रेन। इंटरनल कोई सा भी एक ऑर्गन लिख सकते हो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, या सारे लिख लो अगर तुमको आते हैं तो वेल एंड गुड है। इट सपोर्ट, साथ ही सपोर्ट करता है डाइजेशन को, सर्कुलेशन को एंड मेटाबॉलिज्म को। अगर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक है, अच्छा आहार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम भी सही रहता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी सही रहता है। कभी कभार होता है ना कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लेता है, कोई भी व्यक्ति यदि ओवर ईटिंग कर लेता है तो एसिडिक फील होने लग जाता है। और बहुत ही ज़्यादा अगर एसिडिक नेचर यदि स्टोमक का या इंटेस्टाइन का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशंस भी व्यक्ति को हो जाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है डायरियल कंडीशंस भी आकर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कंडीशन से बचने के लिए ओवर ईटिंग हम लोगों को अवॉइड करना है। जितना जिस समय पे रिक्वायर्ड है उतना ही उस समय पे हम लोगों को डाइट इनटेक करना है। अगला है भैया मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और तुम लोगों के लिए तो अति आवश्यक है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अभी आप लोग गुड न्यूट्रिशन सपोर्ट ब्रेन फंक्शन एंड मेंटल वेलबिंग। अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा आहार कहीं ना कहीं हम लोगों को फिजिकली तो हेल्प करता ही है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मेंटली सपोर्ट भी करता है। मेंटली भी हम लोगों को हेल्प करेगा कि हम अपने लाइफ में एक पॉजिटिव मेंटलिटी बना के रख सकें, एक मेंटल स्ट्रेंथ बना के रख सकें, और हम अपने दिमाग को, हम हमारे मस्तिष्क को, हम हमारे मन को इधर उधर भटकने से रोकें। तो जितना अच्छा आहार उतना अच्छा मन, जितना अच्छा मन उतना अच्छे कर्म, जितने अच्छे कर्म उतने अच्छे रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से हेल्दी फूड हेल्प्स इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। कहीं ना कहीं प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी के लिए भी ज़रूरी है। समटाइम ये हाँ, हम लोगों ने साइकोलॉजी के अंदर 6th यूनिट के अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर अटेंशन पढ़ा था। अटेंशन में हम लोगों ने इनवॉलेंट्री अटेंशन पढ़ा था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अटेंशन, वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन। इनवॉलेंट्री अटेंशन में हम लोगों ने डील किया था कि भैया ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान किसी चीज़ पे जाना। तो जब भी हम लोग भूखे होते हैं और हम लोग पढ़ने के लिए बैठे होते हैं तो क्या हमारा ध्यान उस पर जा पाता है? पढ़ाई पे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि हमारे को भूख लग रही होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि भैया प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी के लिए। अच्छा, इतना भी नहीं खा लेना कि भैया कतई बिल्कुल नींद आ जाए और बिल्कुल रोनी सर की क्लासेस या टीचर की क्लासेस में तुम लोग सोते रहो।
ठीक है, प्रॉपरली इतना खाना है जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इस क्लास के एंड में मैं एक टिप्स दूंगा, न्यूट्रिशनल टिप्स आप लोगों को, कि आप लोगों को एग्जैक्टली किस तरीके से अपना डाइट पैटर्न रखना है। तो मेरे बच्चों में लड़ लो, यहाँ जाके आप लोगों के ये 8 रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ, सॉरी मेंटेनिंग हेल्थ, वो कंप्लीट होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोटेक्शन, डिजीज प्रिवेंशन, बॉडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आफ्टर देन स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, हेल्दी बॉडी वेट, प्रॉपर बॉडी फंक्शन एंड मेंटल हेल्थ। अगर किसी बच्चों को ज़्यादा कुछ याद ना हो तो एटलीस्ट ये मेन हेडिंग तो याद कर ही लेना एग्जाम के अंदर, ये तो लिख के आ जाओ। और अगर प्रॉपरली अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दो लाइनें भी आप लोग इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, एंड आई होप शायद आज की क्लास ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो आज हम सिर्फ ये लास्ट टॉपिक यहीं तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम आगे फर्दर क्लास के अंदर फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाइए, और सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस ही करते रहो बस। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कारक। अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करना, किसको, व्यक्ति के फूड को या उसके न्यूट्रिशन को। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंसान के, व्यक्ति के फूड को या न्यूट्रिशन को, कुछ भी कह लो, उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। जब भी हम लोग अफेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे दो बातें करते हैं। पहली बात यानी कि पॉजिटिव भी कर सकता है, दूसरी बात यानी कि नेगेटिवली भी कर सकता है। पॉजिटिवली का मतलब कि अगर खाना खाओगे, अच्छा डाइट पैटर्न रखोगे तो अच्छी हेल्थ हो जाएगी, पॉजिटिव अफेक्ट हो गया। अगर खाना नहीं खाओगे, अच्छी डाइट नहीं रखोगे तो नेगेटिव अफेक्ट हो गया। तो अब मैं जब आगे के टॉपिक डील करूँ तो उसमें थोड़ा सा ये कॉमन सेंस रखना, ठीक है, कि भैया सर ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर खाओगे तो ये, नहीं खाओगे तो ये, ठीक है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो चलिए, तो फैक्टर्स में यदि हम लोग सबसे पहले देखें इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो भैया व्यक्ति के जेब में पैसा होगा जब भी तो वो खान पीन खाएगा ना। अब पैसा होगा तो वो खाएगा, पैसा नहीं होगा तो वो नहीं खाएगा। वही चीज़ यहाँ कही गई है कि इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड ऑफ अ पर्सन कैन अफोर्ड, यानी कि कोई जो भी व्यक्ति की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के फूड के टाइप को और उसकी क्वांटिटी को जो है निर्धारित करेगा। अगर किसी की जेब में पैसा है, कोई अच्छी खासी हायर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो अच्छा न्यूट्रिशन जो क्या कर पाएगा, बाय कर पाएगा। वो मार्केट जाएगा, अच्छी अच्छी सब्जियाँ लेगा, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स लेगा, अच्छे अच्छे मिर्च मसाले जो भी हैं ज़रूरी हेल्दी, उनको लेगा, हेल्दी ऑयल लेगा, और कहीं ना कहीं प्रॉपर अच्छी तरीके से फूड को प्रिपेयर करेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने के लिए। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पे यदि हम लोग देखें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे भारत के अंदर जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। 2 वक्त मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, और वो बहुत ही मुश्किलों से अपने पूरे दिन का जो 1 वक्त का खाना भी जो होता है वो मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अपना खाना कभी वेस्ट मत करें। शादी में जाएँ, ब्याह में जाएँ, पार्टी में जाएँ, कहीं भी जाएँ, उतना ही फूड लें जितना आप लोग उसको इनटेक कर सकें। देखो ये मत बोलना कि हमारे करने से क्या होगा, दुनिया कर रही है, दुनिया को करने दो, दुनिया को भी समझाओ, क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट हो, अवेयरनेस पर फैलाने का आप लोगों का काम है। तो कहीं ना कहीं फूड को वेस्ट ना जाने दें, उतना जितना आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी की नीड है उतना ही फूड इनटेक करें, उतना ही फूड अपनी थाली के अंदर लें। क्योंकि जो खाना आप लोग व्यर्थ कर देते हैं, शायद वो खाना यदि किसी के पास तक पहुंचता तो उसकी 1 वक्त की भूख मिट सकती थी। तो इसी के लिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, पीपल विद हायर इनकम यूजुअली हैव बेटर एसेस ऑफ न्यूट्रिशन फूड। जिनके पास पैसे पानी की कोई कमी नहीं है, उनके पास अच्छा खासा उनका खाना पीना रहता है। जिनके पास कमी है उनसे पूछो ज़रा एक बार। सेकंड फैक्टर यदि हम लोग देखें जो कि है एज, कौन सा फैक्टर है मेरे लाडलो, जो कि है एज। एज का मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एवरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरी विद एज। मैं इस क्लास में अभी तक 3-4 बार बोल चुका हूँ कि लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर व्यक्ति की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। तो एज भी एक ऐसा फैक्टर हो गया जो व्यक्ति के डाइट को या न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। चाइल्ड एज के अंदर अलग है, एडोलेसेंट के अंदर अलग, अडल्टहुड के अंदर अलग, लेटर अडल्टहुड या अर्ली अडल्टहुड या मिडल अडल्टहुड के अंदर अलग। ठीक है, तो सबकी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहती है। वही चीज़ क्या कही गई है, चिल्ड्रंस नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। चिल्ड्रंस को ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अडल्ट नीड्स एनर्जी, जो अडल्ट व्यक्ति होते हैं उनको एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितने जैसे जैसे हम एज में बड़े होते जाते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे रोल्स भी जो है डिफरेंट होते जाते हैं। हम लोग हैवी वर्क करने लगते हैं, हम ऑफिशियल वर्क करने लगते हैं, हम कॉलेज भी जाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगती है। एल्डर पीपल नीड स्पेशल डाइट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या एल्डर एज के जो भी पर्सन होते हैं उनको एक हेल्दी डाइट ज़्यादा देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस एज के अंदर बॉडी के इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, बॉडी की फंक्शनिंग थोड़ी सी इम्प्रॉपर हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी
जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल डाइट बनाया जाता है। देखते हैं ना कि हमारे घर में हमारे दादा-दादी, नाना-नानी हैं, तो उनका हम मीठा बंद कर देते हैं या मीठा कम खिलाते हैं जिससे कि डायबिटिक ना हो जाए। हाईली कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें या बहुत ज़्यादा इस तरीके का तला-भुना नहीं खिलाते हैं। क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई उनको प्रॉपर्ली एक अलग तरीके से हमें डाइट प्लान रखना होता है। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए जो कि इंडिविजुअल के क्या करते हैं, फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। तीसरा है एजुकेशन एंड नॉलेज। गुड न्यूट्रिशन हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब भैया लोगों को अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना कि न्यूट्रिशन कितना रिक्वायर्ड है, कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में तुम लोग नर्सिंग के अंदर इस सब्जेक्ट को क्यों डील कर रहे हो। नर्सिंग के अंदर हम इस सब्जेक्ट को यानी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को इसलिए डील कर रहे हैं जिससे कि आप खुद भी अवेयर रहें, आपको कि खुद के पास भी नॉलेज रहे रिगार्डिंग न्यूट्रिशन और गुड फूड, और साथ ही साथ आप अपने पेशेंट को, आप पेशेंट के अटेंडर्स को, अपने सोसाइटी के मेंबर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सके रिगार्डिंग द बेस्ट और गुड क्वालिटी ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ। ज़्यादा हो गया क्या? नहीं हुआ? लिख लेना, सुन लेना धीरे में, ठीक है? तो एजुकेशन एंड नॉलेज हो गया। तो अब बैलेंस डाइट स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट हेल्थ, जो कि मैं तेरे से कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने या व्यक्ति अपनी डाइट को बैलेंस करके चलेगा उतना ज़्यादा उसकी बेहतर इम्यूनिटी होगी, उतना ज़्यादा उसका बेहतर जो है फंक्शनिंग रहेगी। अब अगर किसी के पास ज्ञान ही नहीं है, उनको नहीं पता कि एक व्यक्ति को या एक बच्चे को किस तरीके का डाइट देना चाहिए, कितना कैलोरीज देना चाहिए, उस कैलोरीज में कितनी प्रोटीन चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, कितने फैट चाहिए, एक वृद्ध व्यक्ति को या एक हर हर डिफरेंट डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग कितना कितना कितना, क्योंकि देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बदलती जाती है, कार्बोहाइड्रेट की भी, फैट की भी, कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज़ या चेंज या अप डाउन होती रहती है। तो वो नॉलेज होनी चाहिए। अब जो लोग थोड़े शिक्षित हैं, पढ़े-लिखे हैं, वो इस चीज़ को शायद थोड़ा जल्दी समझ जाते होंगे या नहीं भी समझते होंगे। जो लोग थोड़े से कम शिक्षित हैं, कम अवेयर है, उनको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो, लेकिन या फिर क्या पता सुपरफिशियल नॉलेज हो कि हाँ भैया, अच्छा-अच्छा खाना रखना है। क्या रखना है, कितना रखना है? कभी-कभार देखते हैं ना छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बालक, 6-6 साल के बच्चे के भी इतना पेट आ जाता है। घर वाले की ले भाई खा, ले भाई खा और ले भाई खाता रहे भाई। बेटे का काम ही ये कर दिया खाने पीने का, है ना? इसलिए तो प्रॉपर एजुकेशन और नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फूड अवेलेबल किस तरीके का है। फूड अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन सीजन एंड लोकेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन। देखो फूड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर रहते हैं, ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे प्रॉपर आपको हर तरीके का न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर थोड़ा-सा वर्क करेगा आप लोगों के, कि जैसे अगर राजस्थान में है तो उनका फूड पैटर्न, डाइटरी पैटर्न एक अलग तरीके का है। वेस्ट बंगाल का है तो कोई उनका अलग तरीके का है, और थोड़ा हरियाणा साइड जाएँगे उनका फूड पैटर्न और वहाँ का जो डाइट पैटर्न है वो थोड़ा अलग तरीके का है। अपन थोड़ा-सा मुंबई साइड जाएँगे वहाँ अलग है, और आप थोड़ा-सा गोवा साइड जाएँगे, गोवा साइड घूमने नहीं जाना, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह का डिफरेंट डिफरेंट फूड अवेलेबिलिटी रहता है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जो मान लीजिए राजस्थान में तो मिल रहे हैं इजीली लेकिन दूसरे किसी स्टेट में नहीं है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उनके स्टेट में मिल रहा है प्रॉपरली इजीली या बहुत चीप रेट में, लेकिन यहाँ आते आते वो फूड प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि फूड अवेलेबल कैसा है तो डिपेंड करता है सीज़न पे, लोकेशन पे, एग्रीकल्चर पे। सीज़न पे इसलिए सर्दियों में सर्दियों की सब्जी मिलेंगी, गर्मियों में गर्मियों की सब्जी मिलेंगी, सर्दियों में सर्दियों के फल फ्रूट्स मिलेंगे, गर्मियों में गर्मियों के फल फ्रूट्स मिलेंगे। अब अगर गर्मी का कोई फल फ्रूट सर्दी में मिलने लग जाए तो तुम लोग क्या सोचोगे? कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो 12 महीना मिलते हैं, ठीक है? जैसे हमारा आलू हो गया भैया, पोटैटो। When nutritious food are not easily available, people may not get a balanced diet। जब nutritious food ही properly यदि उनको अपने आसपास के एरियाज में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो उसको खरीद नहीं पाएंगे तो खा नहीं पाएंगे। तो ये आप लोगों के 4 अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए, या आगे है यदि हम लोग डिस्कस करें जो कि है हेल्थ स्टेटस, तो व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस भी उसके कहीं ना कहीं फूड पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। इसके वो मैं सीधी सी बात से समझाऊँ कि जब भी हमको खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो हमारा डाइट पैटर्न थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो जाता है। हमारा मन नहीं करता कि हम ज़्यादा कुछ खाएँ, या हमारी बॉडी उतना इंटरनली उतना मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। जब हम हेल्दी रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं, तो हम लोग अच्छा खासा डाइट पैटर्न जो है मैनेज करते हैं। तो कहीं न कहीं कोई भी ऐसी इलनेस कंडीशन यदि व्यक्ति को हो जाती है, तो उसकी वजह से उसका डाइट का पैटर्न थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोग खाना बंद भी कर देते हैं, और साथ ही साथ उनको खाना तो बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टर या डायटीशियन क्या बोलेगा कि हेल्दी फूड खाओ, भैया नारियल पानी पियो, पोमोग्रेनेट अनार खाओ,
खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फूड उनको सजेस्ट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इलनेस, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक डिजीज कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखे हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज इसलिए क्योंकि उनका मन थोड़ा सा इस तरीके का हो जाता है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट शायद उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं चाहिए, उनका नहीं कर रहा मन, और इंक्रीज इसलिए कि भैया खाना तो पड़ेगा क्योंकि हेल्थ इंप्रूव जब भी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर हेल्थ में आल्सो रिड्यूस एपेटाइट एंड न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन। तो अगर यदि व्यक्ति का जो हेल्थ है अगर वो पुअर है, खराब है, स्थिति उसकी हेल्थ की सही नहीं है, अच्छी हेल्थ, अच्छा डाइजेशन, अच्छा एब्जॉर्प्शन, अच्छा मेटाबॉलिज्म, अच्छा सब कुछ, गलत हेल्थ, नेगेटिव हेल्थ, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव डाइजेशन, डाइजेशन भी इश्यूज होने लग जाएंगे, डाइजेशन हो गया तो अब्जॉर्प्शन इश्यूज हो जाएंगे, अब्जॉर्प्शन हो गया तो लीवर इश्यू, तो मेटाबॉलिज्म इश्यूज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए लीवर का काम है मेटाबोलाइज करना, ओके, अगर किसी पेशेंट को लीवर से रिलेटेड ही कोई हेल्थ इश्यूज हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया या लीवर इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब जब मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं होगा तो कहाँ पे आगे जाके बॉडी जो है वो मतलब उस न्यूट्रिएंट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और एनर्जी जो है आगे बॉडी को ट्रांसपोर्ट होगी, नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हेल्थ स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वह वो भी व्यक्ति के जो है न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। यहाँ पे एक ये हेडिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, हेडिंग ये नहीं है, डोंट बी गेट कंफ्यूज, ठीक है, वो वही कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें फूड हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, क्या देख रहे हैं, फूड हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक इन्फ्लुएंस अ फूड। अपने हिंदुस्तान में आधे घरों की ये समस्या, बच्चा हो थोड़ा सा या अडोलसेंट एज में हो या अडल्टुड एज में हो, मुझे करेले की सब्जी पसंद नहीं है, मुझे नहीं है, वाकई में मुझको भी नहीं है, मुझे बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं है, वाकई में नहीं है ना। तो इस तरीके से सभी पर्सन का जो लाइक्स और डिसलाइक है, लाइक और डिसलाइक की, वो अपनी पसंद से खाना खाते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है मैं यही खाऊंगा, ये चीज़ मुझे नापसंद है वो मैं नहीं खाऊंगा, भले ही जो पसंद है वो चाउमीन मोमोज हो, भले ही जो नापसंद है वो करेला और बैंगन ही क्यों ना हो, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या कर रहा है कि भैया अनहेल्दी फूड को ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है रेदर देन हेल्दी फूड। ऐसा भी हो सकता है कि वो भले काफ़ी सारी हेल्दी फूड आइटम खाता हो, होल ग्रेन व्हीट खाता हो, बढ़िया प्रॉपर राइस है, बढ़िया प्रॉपर सीरियल्स हैं, पल्सेस है, दाल खा रहा है, सब्जियां खा रहा है, लेकिन वो दो स्पेसिफिक सब्जी नहीं खा रहा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर वो अच्छा खाना नहीं खा रहा तो बुरा ही खा रहा है। अगर वो मान लो 10 तरीके का फूड आइटम है जो कि हेल्दी कैटेगरी के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल उसमें से वो 8 खा रहा है और 2 नहीं खा रहा, तो लाइक्स और डिसलाइक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अब वो जो दो जो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको उससे मिलने थे, वो अब उसको उससे नहीं मिलेंगे। ओके, भाई करेले के जो फायदे होते होंगे वो मुझे नहीं होंगे, बैंगन के जो फायदे होते होंगे वो मुझे नहीं होते होंगे। अब वो कर रहे हैं मैनेज, क्या करें, हो जाता है दाल रोटी का गुजारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है पीपल हु अवॉइड सर्टेन न्यूट्रिशियस फूड में नॉट रिसीव ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। घर वाले चिंतित होते हैं ना अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता, एक चाटा मारा, फिर एक बाइट रोटी या चपाती खिलाया, फिर एक चाटा मारा, फिर खिलाया। तो पहली बात तो ये एक सही तरीका नहीं है कि चाटा मार के रोटी खिला रहे हो, एक तरफ बच्चा भैं 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 रोया जा रहा है, दूसरी तरफ आप लोग उसको फीड कराया जा रहे हो, तो वो भी सही टेक्निक नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर फिर हम लोग क्या चिंतित हो जाते हैं कि इसका फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसका वेट नहीं बढ़ेगा, खाता तो है नहीं, नालायक हो गया है, इसको तो सिर्फ मैगी चाहिए, इसको तो सिर्फ चिप्स चाहिए और फलानी इधर उधर की चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से लाइक्स और डिसलाइक से भी व्यक्ति का न्यूट्रिशन या फूड अफेक्ट होता है। नेक्स्ट मेरे लाडलो मेरे बच्चों, यदि हम लोग देखें जो कि है फैमिली की साइज भी अफेक्ट करती है। ए लार्ज फैमिली फूड में नॉट बी डिवाइडेड अमॉन्ग मैनी पीपल्स और मेंबर्स, यानी कि अगर किसी का जॉइंट फैमिली और बहुत लंबा पूरा हरा भरा परिवार है, हरा और भरा लंबा पूरा परिवार है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक फैक्टर और अफेक्ट करेगा, अगर जॉइंट फैमिली है लेकिन या नंबर ऑफ पीपल है लेकिन उनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है, खूब बढ़िया पैसे वाले हैं, तो खुद को भी खिला सकते हैं खुद और 10 लोगों को और खिला सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी का इकोनॉमिकल लेवल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कमज़ोर है, आर्थिक रूप से उतनी मजबूत स्थिति नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फैमिली का साइज भी एक फैक्टर के रूप में जो है न्यूट्रिशन को और फूड को अफेक्ट करने लगेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिस कैन रिड्यूस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड एंड ईच पर्सन रिसीव, प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फूड रिसीव नहीं हो पाता ड्यू टू फैमिली साइज। तो अब कम लोग हैं, अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा पी लेंगे। ज़्यादा लोग हैं, कमा अच्छा नहीं रहे, इतना इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं है, तो होगी बात।
एक फैक्टर है आप लोगों के कल्चरस एंड रिलीजियस बिलीफ, यानी कि कल्चरल प्रैक्टिस रिलीजियस रूल्स इन्फ्लुएंस फूड सिलेक्शन। देखो इसको सीधे शब्द में बताऊँ तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के अंदर सभी का अपना अपना फूड पैटर्न है। कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिसमें वेजिटेरियन एक्सेप्टेड है, नॉन वेजिटेरियन प्रोहिबिटेड है, मना है साफ। कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिसके अंदर नॉन वेज भी है प्लस वेजिटेरियन भी है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नॉन वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और वेजिटेरियन को थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं। तो दे आर डिफरेंट 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 फूड स्टेटस विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ एन इंडिविजुअल। और हम बिलोंग करते हैं भारत से, भारतीय हैं, हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट, मल्टी कैटेगरीज ऑफ पीपल्स और ग्रुप जो है मौजूद है। सोशलॉजी याद करवा रहा हूँ थोड़ी सी, है ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी। तो अब सभी का अपना अपना फूड पैटर्न है, सभी का अपना अपना फूड स्टाइल है, सभी का अपना अपना फूड बनाने का तरीका है। तो इससे भी आपका जो है व्यक्ति का न्यूट्रिशन इम्पेयर्ड होता है। सम रिलीजन रेस्ट्रिक्ट सर्टेन फूड, कुछ रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ फूड सर्टेन जो फूड्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कि बंद होते हैं। एंड ट्रेडिशनली बिलीव में अफेक्ट डाइटरी पैटर्न्स, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो जो फूड वो लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और उससे कुछ जो भी न्यूट्रिशन था जो उन्हें मिल सकता था वो उनको नहीं मिल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानो, तो अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन के भी अंदर इतने मल्टीपल फूड्स आइटम होते हैं जो कि अच्छा खासा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स कैरी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है तो उसके अंदर भी, नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी के अंदर भी इतने सारे फूड आइटम्स हैं कि भैया वो भी, उसके अंदर भी प्रॉपर आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मिल जाता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। अब बाकी का रिलीजियस बिलीफ, कल्चरल बिलीफ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारा धर्म हमें किस बात के लिए गवाही देता है और किस बात के लिए गवाही नहीं देता, वो चीज़ व्यक्ति के रिलीजियस बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा और समझ में आ चुका भी होगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ एक फैक्टर और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हें दिख जाए तो, नाइन्थ फैक्टर करके, जो कि है सेक्स। तो सेक्स फैक्टर किस तरीके से व्यक्ति की न्यूट्रिशन या फूड को अफेक्ट करता है, किस तरीके से? देखो, अगर कोई फीमेल है और अगर कोई मेल है, तो फीमेल की जो बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कंपेयर मेल कम होता है। और मेल का बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशन का या फूड का वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मेल्स का जो मसल मास है वो ज़्यादा है। मेल्स के जो ओवर पूरा होल डे जो एक्टिविटीज़ है वो हैवी एक्टिविटीज़ है। दैट्स वाई है। मैं ऐसे डिफेम नहीं कर रहा, ना किसी को, ना किसी वुमेन को पॉइंट आउट कर रहा। वो रिक्वायरमेंट उनके बॉडी टोन, उनके बॉडी सरकमफेरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेल का बॉडी टोन, बॉडी सरकमफेरेंस ज़्यादा होता है, हैवी वेट्स, हैवी वर्कआउट या हैवी डे शेड्यूल उनका रहता है, तो इसलिए उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मसल मास भी उनके पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, फीमेल का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कब इंक्रीज होता है? जब भी कोई महिला, यदि गर्भवती है, यदि लैक्टेटिंग वूमेन है, बेबी फीड करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस दौरान मदर का भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हाई हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सेक्स जो फैक्टर है वो भी व्यक्ति के न्यूट्रिशन स्टेटस को अफेक्ट करता है। इसी के साथ साथ मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के साथ साथ इस यूनिट को और इस टॉपिक को पूरे को कंप्लीट भी कर देंगे। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास इन्फॉर्मेशन लगी है, काम की लगी है, आपको लगा है कि वाकई में आपने आज की क्लास से कुछ इफेक्टिव कंटेंट, कुछ इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन गेन किया है, तो अच्छी तरीके से रिवीजन करते हुए चलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को, एप्लीकेशन के लिंक को, क्लास के लिंक को ज़रूर 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 शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, है ना? ओके, लेकिन एक चीज़ रह गई। मैंने बोला था कि इस क्लास के एंड में मैं आप लोगों को एक टिप दूंगा कि भैया किस तरीके से खान पीन हम लोगों को करना है। हाँ, वो तो रह गई, मैंने पहले ही तुम लोगों को हाई हेलो कर दिया, है ना? तो यहाँ पे हम लोगों को करना ये है कि डेली का, पर डे का हम लोगों का कम से कम क्या करना है, मेरे बालों को 4 से 5 मील अ डे लेना है। ये स्टूडेंट लाइफ के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ, चाहे से कोई व्यक्ति अंडर नरिश्ड हो, ओवर नरिश्ड हो। लेकिन यदि आप लोगों को नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करना है, अच्छा फंक्शनिंग बॉडी का रखना है फॉर एंटायर डे, तो आप लोगों को 4 to 5 मील लेनी है। मान लीजिए आप लोगों ने शुरू किया ब्रेकफास्ट से, उसके बाद में आप लोगों ने कर लिया भैया लंच, उसके बाद में आप लोगों ने कर लिया इवनिंग स्नैक,
स्नैक्स का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, इवनिंग डाइट हो गई एक तरीके से। उसके बाद में आप लोगों ने कर लिया डिनर। कुछ भी भूल जाओ, इन दोनों को मत भूलना, और साथ ही साथ इसको भी मत भूलना। वो एक कहावत है ना, कहते हैं कि भैया ब्रेकफास्ट होना चाहिए इसके जैसे, राजा की जैसे, ब्रेकफास्ट भी लाइक अ किंग। लंच होना चाहिए किसकी जैसे, एक अमीर आदमी की जैसे, लाइक अ रिच पर्सन। और डिनर होना चाहिए किसके जैसे, लाइक अ पुअर पर्सन, एक गरीब व्यक्ति की जैसे। जो व्यक्ति इस रूल को, इस नियम को फॉलो करता है, वो लाइफ में हमेशा एक नॉर्मल हेल्दी वेट मेंटेन रखता है, डिजीज़ फ्री रहता है, प्रॉपर उसकी बॉडी का ग्रोथ एंड फंक्शनिंग भी अच्छा होता है, मेंटल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। तो इस तरीके से आप लोग के 4 तो हो गए कि नहीं हो गए? 5वां आप लोग चाहें तो एट बेड टाइम के दौरान कोई भी मिल्क वगैरह ले सकते हैं, या सुबह यहाँ पे भी अगर आपको गैप मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है? अब मैंने बोला कि भैया अंडर न्यूट्रिशन हो या ओवर न्यूट्रिशन हो, किसी को मोटे से पतला होना है, सॉरी मोटे से पतला होना है और पतले से मोटा होना है, तो कहीं ना कहीं ये 4 से 5 मील ही लेनी है। डिपेंड करता है कि हम खा क्या रहे हैं, हम किस तरीके का फूड आइटम इनटेक कर रहे हैं। क्या हमने जो 4 से 5 में खाया उसमें इधर उधर का फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, एक्स्ट्रा जो शुगर काइंड ऑफ फूड है वो इंक्लूड था, या हम लोगों ने प्रॉपर वेजिटेबल्स, प्रॉपर फ्रूट्स, प्रॉपर मील, प्रॉपर घर का खाना, प्रॉपर हमने चपाती, मल्टीग्रेन चपाती, मल्टीग्रेन ब्रेड्स और प्रॉपर 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 चीज़ें हम लोगों ने कंज्यूम करी अपनी डाइट के अंदर। तो जो भी फूड आइटम आप लोग सेलेक्ट करें इस दौरान वो एकदम हेल्दी होने चाहिए, गुड न्यूट्रिशनियस होने चाहिए। और कौन कौन से फूड होंगे वो आगे की क्लासेस में हम लोग डे टू डे लाइफ में, डे टू डे क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसी के साथ साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे, खुश रहें, मस्त रहें, अब स्वस्थ रहें, और अच्छा पोषक तत्व और अच्छा पोषण आहार खाते पीते रहें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर।